अरे गुरुजी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, बचपन के पाप धो रहा हूं। बचपन से गलत प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ी हुई है। अब जो है दिक्कत होती है। जैसे कि पता है कि गारंटी बोलते हैं, लेकिन फ्लो में गारंटी बोल देता हूं। पता है कि रिसीट बोलते हैं, फ्लो में रिसीप्ट बोल देता हूं। बड़ी गंदी। पता है कि भैंस बोलते हैं, मैं भैंस बोल देता हूं। तो वही आदत सुधार रहा हूं, क्योंकि बचपन में हमें तो किसी ने सुन के, किसी टीचर ने सुधारा नहीं। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। मेरे से सुनेंगे तो मेरे जैसा ही सीख जाएंगे, क्या फायदा। तो मैं चाहता हूं इनको सही सिखाऊं। चल अब हो गया, कर लिया मैंने प्रैक्टिस, करते हैं शुरू। दो 2020-21 मेरे लिए एक मिशन की तरह है। मुझे इतने टॉपर्स पैदा करने हैं इसी इंडिया में कि मतलब टॉपर्स क्या, एक तरीके से विनर्स पैदा करने हैं। मुझे उसमें चाहिए आपका सपोर्ट, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, कोई भी इंसान कामयाब कभी भी अकेले नहीं बन सकता। उसके पीछे बहुत ही भीड़ लगी होती है जो उसे कामयाब करने के लिए प्रेरित करती है और कामयाब होने के लिए उसका साथ देती है। तो मुझे आपका साथ चाहिए। चलो, आपके मैसेजेस, आपके रिप्लाईज से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी एनपीओ की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन कई बच्चे के मैसेज ये भी आ रहे हैं कि सर आप डेली वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं। बच्चे डेली वीडियोस डालने का, ना डालने का देखो बहुत बड़ा रीजन है। एक तो क्या है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम यूट्यूब में स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब मैं चाहता हूं कि भले ही वीडियो 1-2 दिन लेट आए, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें क्वालिटी हो। मतलब इधर मैंने पढ़ाया, उधर आपने समझा, डाउट नाम की चिड़िया आपके सर पे ना बैठे। ये एक बहुत बड़ा मेरा मोटो है। यही रीजन है कि भले ही मैं एक दिन छोड़कर आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन वीडियो में क्वालिटी होगी। फिर दूसरी चीज क्या है कि वीडियो को कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना। उसमें एडिटिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, तो टाइम लगता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेट भी कभी कभी प्रॉब्लम दे रहा है, वो भी हमारा रोड़ा बन रहा है बहुत बड़ा। तो अब ये इसके बाद मेरे को इंटरनेट भी और थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। खैर वो सब अलग बात है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि अगर लास्ट से मेरी ये वीडियोस देखते हुए नहीं आ रहे हो तो पहले जाओ और लास्ट से वीडियोस देखते हुए आओ। गुरुजी हर वीडियो में कहोगे क्या ऐसा? हाँ, हर वीडियो में कहूंगा। रीजन है उसके पीछे क्या, वो आप समझ जाओगे जब पहले की वीडियोस देख लोगे। दूसरी बात, मैं आप लोगों से कुछ सजेशन चाह रहा था। आप मुझे ये बताइए कि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराता हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूं, क्या करना चाहिए मुझे। अभी जो सेकंड वीडियो थी, जो सेशन 2 था, उसमें मैंने क्या करा था कि जो क्वेश्चन मैंने कराया था वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया था और पीछे से मैं बता रहा था, मैं दिख नहीं रहा था आपको, और मैं बता रहा था कि ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। ये पहला पॉइंट यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा। फिर जब क्वेश्चन खत्म हो गया उसके बाद मैंने सीधे आपको आंसर दिखाया। अब वो करना क्यों जरूरी था? इसलिए कि साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता रहूं और आप जो है पीछे लिखते रहे। दूसरा और तीसरा तरीका आप आज या अगली वीडियो में देख लेंगे, है ना। फिर आप मेरे को बताइएगा कि कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा, मैं उसी तरीके को अप्लाई करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। दूसरा तरीका यह है कि साइड में मेरे वीडियो चलता रहेगा, इधर इधर जो है फोटो आ जाएगी क्वेश्चन की, और इधर मैं आपको लिख लिख के समझाना शुरू कर दूंगा। पर उसमें एक प्रॉब्लम यह आती है कि क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है, तो मे भी शायद आपको दिखे ना दिखे लाइंस, या आपको जो वो वर्ड्स हैं वो चमके ना चमके, अमाउंट चमके या ना चमके। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जो मुझे लग रहा है कि शायद आ जाए, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी हैं ऐसी जो टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं, तो प्रॉब्लम आती है उसमें देखने में। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आज पढ़ाऊंगा या अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आप देख के बताना जरूर। तीसरा, मेरे पास जो तरीका आ रहा है वो तरीका यह आ रहा है कि मैं एक बार क्वेश्चन दिखाऊं, आप पॉज करके उसे लिख लें और उसके बाद मैं उसे कराऊं। ये मेरे को तरीका सबसे बेस्ट लगा। बस इसमें थोड़ी सी आपकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी, आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और जब मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो ये सब चीजें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके जवाब मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अभी भी टेलीग्राम का ग्रुप उन इतने बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा है जितने मेरी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और वहां पर हम लोग एक मुहिम चलाएं जिसमें हम टॉपर्स क्रिएट करने का काम करें। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले
मैं चाहूंगा कि जरा सा थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए। अब हालांकि आप सोच रहे होंगे कि सर रिवीजन मतलब 9 के 9 पॉइंट्स बताओगे? बेटा 9 के 9 पॉइंट्स बताऊंगा तो ये वीडियो रिवीजन में ही घुस जाएगा, है ना। तो 9 के 9 पॉइंट्स नहीं, लेकिन शुरू के एक आध पॉइंट उठा लेता हूं, जैसे कि मैं लाइफ मेंबरशिप फी और एंट्रेंस फी एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। और मैं इस बार कुछ नया बताऊंगा आपको, जब डिस्कस कर ही रहे हैं उनका डिफरेंस भी बताऊंगा साथ में मैं आपको, है ना। तो समझिए कि लाइफ मेंबरशिप फी में हमने क्या पढ़ा था, बोलेंगे? बोलना है बच्चों, एग्जैक्टली। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? ये एक ऐसी फी है जो लाइफ पे केवल एक ही बार पे करनी होती है। बच्चों ये मैंने आपको बताया था कि जो इंसान एनुअली पे नहीं करना चाहता उसको लाइफ मेंबरशिप फी पे करनी पड़ती है। तो एक बात तो इससे हमें यह समझ में आई कि इसको पे करना कंपलसरी नहीं है। मेरा मन नहीं है, मैं एनुअली देना चाहता हूं तो मैं एनुअली दूंगा। किसी का मन है वो एक बार में देना चाहता है तो वो एक बार में देगा, मर्जी है उसकी, ठीक। लेकिन एंट्रेंस फी में ऐसा नहीं होता। आप एंटर हो रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, यू हैव टू पे द एंट्रेंस फी और एडमिशन फी, इट इज कंपलसरी, है ना, वो आपको देनी ही देनी है। लेकिन उसमें एक बात और समझा दूं, मैंने आपको याद होगा मैंने सीएस का एग्जांपल दिया था कि सीए की एक बैठक हुई थी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाना चाह रहा हूं, उसको समझिए ध्यान से। देखिए बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कोई एनजीओ का स्कूल है, या कोई मान लीजिए मंदिर है बहुत बड़ा, या मान लीजिए कोई और कुछ है, जैसे मान लीजिए एम्यूजमेंट पार्क है या कुछ भी है इस टाइप का, है ना। तो अगर मान लीजिए आप उसमें 100 बार एंटर होंगे, एक बार एंटर हुए आज आ गए बाहर, दोबारा जा सकते हो? हाँ सर वहां तो जा सकते हैं। जाने से पहले आपकी दोबारा पर्ची कटेगी, है ना। आप कहोगे नहीं सर एम्यूजमेंट पार्क में नहीं कटती है, माना चलिए नहीं कटती है, लेकिन आप एक बात बताइए, मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, एनजीओ का स्कूल है, आपने एडमिशन फीस एक बार दे दी, फिर आपने किसी और स्कूल में एडमिशन लिया, वापस आप फिर उसी स्कूल में आ गए, दोबारा देंगे नहीं देंगे एडमिशन फीस? दोबारा देनी पड़ेगी। कोई एम्यूजमेंट पार्क है, आज आप गए, फिर आप कल दोबारा गए, कल फ्री में चले जाओगे? नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। कोई मंदिर है, पैसे की टिकट लगती है, जैसे कि मान लीजिए अक्षरधाम का मंदिर है, वहां जो है टिकट लगती है, एक बार आप चले गए, फिर आप दोबारा जाओगे, टिकट नहीं देनी पड़ेगी? दोबारा लेनी पड़ेगी टिकट। तो पॉइंट क्या है कि कई जगह तो ऐसा होता है कि एडमिशन फीस हमें बार बार लेनी पड़ती है, सॉरी देनी पड़ती है ना, तभी हम एंटर हो सकते हैं। और कई जगह ऐसी है जहां पर एक बार दो एडमिशन फीस, कहानी खत्म। जैसे कि आपके कॉलेजेस, अभी आप अपने किसी सीनियर से पूछेगा जो कॉलेजेस में है, उन्होंने एडमिशन फीस कितनी बार दी? एक ही बार देनी पड़ती है, वो दोबारा नहीं देनी पड़ती है वो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब ये सब ऐसी जगह हैं जहां पर एक बार एडमिशन फीस दे दी, छुट्टी। तो यहां पर जो है केओस क्रिएट हुआ था कि क्या करा जाए इसका। इसीलिए ये बोला गया कि अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसे रेवेन्यू रिसिप्ट मान लेंगे एंड विल बी द पार्ट ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर दिया होगा स्पेसिफिकली तो कैपिटलाइज कर देंगे, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लियर? उसके बाद मैंने आप लोगों का शायद 9th पॉइंट तक करा दिया था। आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं 10th पॉइंट, फंड एंड रिजर्व। तो बच्चों नाम तो सुना हुआ लग ही रहा होगा, हाँ सर सुना है, फंड रिजर्व वैसे सुना है सर, मतलब कुछ ज्यादा जानते नहीं है। तो बच्चों ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं। देखिए रिजर्व क्या होता है? रिजर्व एक ऐसी चीज है, अगर मैं एनपीओ की बात अभी ना करूं, नॉर्मल एक बात करूं, जो पैसा हम अपने पास बचा के रखते हैं। पैसा क्यों बचाते हैं? शायद इसलिए कि अगर भैया भविष्य में कभी मेरे को जरूरत पड़ गई, मेरी कोई पड़ी आ गई, तो वहां पर वो पैसा काम आ जाए, इसलिए तो हम पैसा बचाते हैं ना, वरना जितना कमाते हैं सब खर्च क्यों नहीं कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे रेनी डेज के लिए जो पैसा हम बचाते हैं वही रिजर्व होता है। लेकिन बच्चों ये जो एनपीओ में होता है, इसमें रिजर्व का या फंड का जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो दो होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं, इधर से समझते हैं। देखिए या तो वो बनाता है मैनेजमेंट, वो जो रिजर्व या फंड जो होता है वो बनाता है मैनेजमेंट, या फिर कई बार ऐसा होता है कि डोनर डोनेट कर देता है, ये लो 1 करोड़ रुपए, ये आपका स्पोर्ट्स फंड है, इसमें ये सब पैसा आप स्पोर्ट्स में लगाओगे, बच्चों को प्रेरित करो आगे और बढ़ने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाओ, मैं और दूंगा फंड। समझ रहे हैं? एक मैनेजमेंट अपने इनकम में से निकाल के बनाता है। तो पॉइंट क्या है बच्चों कि ये दो स्रोत हैं जहां से जो है ये निकल के आता है। अब बात समझते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो बच्चों एक एक करके समझते हैं, फिर मैं आपको इसे एग्जांपल के रूप में समझाऊंगा। जैसे हम अगर इसकी बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक फंड कौन से होते हैं? स्पेसिफिक फंड वो होते हैं जिनका केवल स्पेशल यूज हो सकता है, जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जिनको हम हर जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते,
उनका केवल यूज कैसा होता है, एक और अच्छा वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में, लिमिटेड यूज। कैसा यूज होता है बच्चों उनका, लिमिटेड यूज। लेकिन इसमें क्या लिखा है देखो, ये मैंने नॉट रिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। ये कौन से होते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं कहीं भी जहां हमारा मन करे। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ये होते किस टाइप के हैं, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, कोई सा भी फंड ले लो, है ना, किसी भी चीज, मतलब किसी के भी नाम के आगे फंड लगा दो, है ना, तो उसका फंड बन जाएगा, है ना। तो यहां पर कौन सा होता है, कैपिटल फंड। याद करो मैंने बताया था बीता हुआ जमाना, जब मैंने कैपिटल फंड वाला टॉपिक बताया था, शायद तीसरा था या कौन सा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जनरल फंड को ही हम, या एक्यूमुलेटेड फंड को ही हम कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कैपिटल फंड को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब बच्चों बात करते हैं कि ये होता क्या है और ये चलता कैसे है। देखो मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपको अपने, चलिए पहले एक एग्जांपल दे देता हूं फिर समझाऊंगा। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए मैच फंड है, क्या कराने के लिए आया है, मैच कराने के लिए। अब मैच कराने के लिए अगर कोई फंड हमारे पास आया है और कोई मैच कराने से रिलेटेड हमने उसमें खर्चे कर दिए। मान लीजिए हमारे पास मैच फंड आया है, सपोज करते हैं 2 लाख रुपए, और हमने उसमें मैच कराए, तो भैया मैच कराएंगे तो पैसा खर्च होगा, मान लीजिए 15,000 रुपए उसमें खर्च हो गए। अब ये 15,000 रुपए हम एक्सपेंसेस मान के कायदे से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डालना चाहिए, या फिर हमें डिडक्ट कर देना चाहिए मैच फंड में से। आप सोचिए क्या करना चाहिए। अगर मेरी जेब में मेरे घर वालों ने कहा है ये ले 100 रुपए, तेरे को जब भी हम ब्रेड लाने को बोले तो इसमें से ब्रेड ले आना, उन्होंने कहा एक ब्रेड लिया, मैं गया 20 रुपए दिए, ब्रेड लिया, 80 बचे। उन्होंने कहा अगले दिन फिर कहा ब्रेड लिया, अब 2 ब्रेड लिया, मैं गया 40 रुपए दे, ब्रेड लिया है। तो अब ये बात बताओ, क्या वो 40 रुपए मैं अपनी जेब में से दूंगा या उसमें से दूंगा जो मेरे को मिले हैं। समझ में आ गई होगी बात। सर पॉकेट मनी का एग्जांपल दे रहे हो, सही है, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब बच्चों हम इसे नहीं ले सकते इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्यों, क्योंकि हमारा फंड तो मैच के लिए है ना, तो मैच का फंड है तो मैच के एक्सपेंसेस तो मैच फंड में से डिडक्ट होंगे। बच्चों सपोज करो उसी ब्रेड की बात कर रहा हूं, 100 रुपए मिले, 20 रुपए आपने एक बार दे दिए, 40 रुपए आपने एक बार दे दिए, कितने बचे, 40। आपकी मम्मी ने कहा ये ले बेटा 100 रुपए और ले, इसकी भी ब्रेड ही लानी है। अब बताओ आपके पास ब्रेड के लिए कितने रुपए हो गए टोटल। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी एक्सपेंस उस फंड से रिलेटेड आ रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो उसी में से माइनस कर रहे हैं, तो इनकम भी उसी में प्लस करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं तो वो उसी फंड में माइनस होंगे, कहां, लाइबिलिटी साइड में ऑफ बैलेंस शीट। शायद एक ही एक कलर हो जा रहा है, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, है ना। तो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे, उसी में ये माइनस होगा और प्लस होगा, क्या बताएंगे इनकम रिलेटेड टू दैट फंड। क्लियर। ये तो हो गई एक बात बच्चों, समझ में आ रहा है। अभी हट जाऊंगा मैं, आप देख कर लेना, कोई बात परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए इसी में एक कदम आपको और आगे लेके चलता हूं। बच्चों ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है कि मुझे मैच के लिए खर्चे मिले 2 लाख कि लो भाई मैच फंड है, ये 2 लाख रुपए हैं, इसे मैच में खर्च करो। मैच में खर्च हो गए 2.5 लाख, क्या करूं, मना कर दूं, ओए नहीं होंगे मैच में खर्च, हम नहीं चलाएंगे एनजीओ, बंद करो एनजीओ, ऐसा कर दें। नहीं बच्चों, हमारा काम है ये करना, हमारा मेन मोटो है उसे बनाने का, एनपीओ को, कि हमें लोगों की सेवा करनी है, जो भी है हमें, मतलब अगर कहीं पर मैचेस कराने हैं तो कराने ही है, पैसा कहीं से भी आए। अब क्या होगा ऐसे केस में, हमें झेलना पड़ेगा 50,000 का लॉस, क्योंकि 2 लाख रुपए मेरे पास थे और खर्च हो गए मेरे 2.5 लाख, तो 50,000 का लॉस मुझे अब झेलना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी बात। कैसे, इसे भी मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। बच्चों जहां पर मैं रहता हूं, यहां पर क्या है कि हमारे कुछ मकान है जो मैंने किराए पे दिए हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, वहां से जितना भी किराया आता है उठाकर अपनी मम्मी को पकड़ा देता हूं, सब ये लो आप इससे घर का खर्चा चलाओ। और मकान का किराया इतना आता है कि अच्छा खासा खर्चा हमारा उसमें से चल जाता है, नजर मत लगाओ भाई। तो अब पॉइंट क्या है कि जो हमारा खर्चा उससे चल जाता है वो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी किसी महीने ऐसा होता है कि हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं, है ना, हमारे यहाँ कोई और आ जाता है, मिलने वाले ज्यादा आ जाते हैं 1 महीने के अंदर ही, तो क्या होता है कि खर्चा बढ़ जाता है।
क्योंकि एक इंसान का खर्चा अपने आप में बहुत होता है। तो खर्चा बढ़ जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस किराए के पैसे से हमारा खर्चा पर्याप्त नहीं चल पाता है। सपोज करिए वो किराया है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए, 20,000 रुपए मान के चलते हैं। अब वो 20,000 रुपए से हमारा महीने का जो घर का खर्चा चलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 25,000 खर्च हो जाते हैं। तो पता है मेरी मम्मी क्या करती है, हमारी जो घर की सेविंग है उसमें से 5,000 रुपए निकालती हैं। नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे, मैं जानता हूं। मेरे चेले हो, कैसे नहीं समझोगे। तो पॉइंट यही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ कि जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो गए, किससे? फंड से जो बनाया है, तो उस केस में वो किसको क्रिएट करेंगे? लॉस को। बच्चों ये फॉर्मूला है या कंसेप्ट है? ये फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। ध्यान रखना, मेरी क्लास में मैं कभी रटाऊंगा नहीं। अगर रटना है तो बंद करो वीडियो, कहीं और पढ़ लो जाके। हर चीज को हम समझेंगे, और जो आपको नहीं समझ में आए मुझे भेजना, मैं आपको अगली वीडियो में उसका जवाब दे दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। जो शुरू की 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूं वो मैं इसीलिए बनाता हूं, अपने वो जो रिंगटोन आती है उससे पहले, जो टोन आती है ना, गाना आता है जो, उससे पहले। तो मैं आपको उसमें डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, फंड कम है, क्या हो गया है? लॉस। लॉस हो गया तो कहां आएगा बच्चों? शाबाश शाबाश, बताओ जरा चलो फटाफट। यह आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं जान रहा हूं थोड़ा सा खिचड़ी हो गई है, पर कोई बात नहीं, खिचड़ी तो अच्छी लगती है शायद, है ना? तो मैंने बोला ही है, साथ में आप सब समझ जाएंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस वहीं पर आते हैं, और फंड में क्या आ जाएगा? जीरो। कहां पर? जो आपकी बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में। मैच फंड मान लेते हैं। मैच फंड 2 लाख माइनस एक्सपेंसेस 2 लाख, जीरो, खत्म। पहुंच जाएंगे कहां? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। एक्सपेंडिचर साइड टू मैच एक्सपेंसेस 50,000, 2.5 लाख थे ना। पॉइंट क्लियर हो गया? लिख लीजिए। लिखने के बाद हम करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। समझते हैं पहले इस क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन बताता हूं, फिर हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। स्पोर्ट फंड, तो सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि भैया एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट हुआ है। बच्चों पहले मैं एक चीज बता दूं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, मैं जितने भी शॉर्टकट्स यूज करता हूं ना, ये केवल इसलिए करता हूं कि मैं आपका टाइम जरा सा भी 1 सेकंड भी वेस्ट हो रहा है तो ना करूं, मैं उस पर काम करूं जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी निमोनिक बोलते हैं इसको ना, शॉर्ट फॉर्म को, तो अगर मान लीजिए किसी भी निमोनिक के लिए मैं स्पेशली आपको नहीं बोल रहा हूं कि ये निमोनिक आप एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो समझ लीजिएगा ये कोई सा भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब आपको पूरा पूरा लिखना है एग्जाम में, ठीक है? जैसे मैंने यहां यूज करा है, अब मैं इसे लिखता तो यहां तक पहुंच जाता, तो फिर समझाने में दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। तो मैं पहले बताऊंगा कि इस निमोनिक को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट का एब्रिविएशन होता है एसी, इसको आप यूज कर सकते हो बोर्ड में, ठीक है? तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट फंड हमें पढ़ते ही पता चल गया कि स्पेसिफिक फंड है 5 लाख का, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? चलिए इसे लिख भी देते हैं हाथ के हाथ, लाइए। स्पोर्ट्स फंड 5 लाख। अब यहां पर भी मैं वो यूज करूंगा क्योंकि जगह फिर कम पड़ जाएगी। क्या ऐड होगा देखते हैं बाद में। 10% स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों सबसे पहले तो मेरी नजर गई इस पे, क्योंकि बचपन में मैंने 11th में पढ़ा था कि जो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कभी कभी क्वेश्चंस में देखा होगा असेट साइड में 10% इन्वेस्टमेंट, तो आपका दिमाग तुरंत चल गया होगा, आपने वहां एंट्री करी होगी, 10% निकाला होगा आपने उस इन्वेस्टमेंट का, जबकि आपको कहीं भी एडजस्टमेंट में ये नहीं कहा गया था कि इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट का 10% आप निकालो। आपने निकाला, मान लीजिए 10,000 का इन्वेस्टमेंट था, आपका आया 1,000, ठीक है? और मान लीजिए आपने फिर क्वेश्चन में देखा तो आपको क्वेश्चन में ही जो है क्रेडिट बैलेंस में लिखा हुआ मिला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? लेट्स से 600, तो 600 आपको मिला, आपने कहा यार यहां तो 1000 आया, यहां 600 मिल गया है, मतलब 400 रह गया है। तो 400 आप क्या करते हो, उसकी 2 एंट्री करते हो। एक तो आप उसे लिख देते हो उसी असेट साइड में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में, चाहे आप उसको उसमें प्लस कर दो या अलग से लिख दो, बात एक ही है। दूसरा आप क्या करते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई इंटरेस्ट लिख के जो आप अंदर लिखते हो 600, उसी में आप प्लस करते हो एक्रूड इंटरेस्ट 400 और बाहर दिखाते हो 1000। बच्चों करते थे या नहीं करते थे ऐसा? यही तो बात है, गुरुजी को सब पता है आपके बारे में। तो वैसा ही यहां कुछ करना है। अगर कोई बच्चे अपना सर खुजा रहे हो कि सर क्या कह रहे हो, हमने तो 11th में पढ़ाई नहीं की, हमें ढंग से बताओ दोबारा, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, समझ लो। बस एनपीओ में बताऊंगा वो केस, अब पहले आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था वो केस। तो 10% है, तो ठीक है भैया, इसको यहीं निपटा देते हैं
ताकि ये आगे जाके हीरो ना बने। 50,000 आ गया। अगला पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन SFI, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 37,500। एक बात बताओ बच्चों, थाट कितना टोटल? 50,000। कितना रिसीव हो गया? 37,500। कितना और मिलेगा? 12,500। कब मिलेगा? जब मिलेगा तब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये 12,500 अगर हमें अभी नहीं मिलेगा तो क्या हो गया? पहले तो स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर लेते हैं। 10% SFI, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, कितना? 5 लाख। अब आने वाले टाइम में अगर हमें ये पैसा मिलेगा तो हम इसको क्या बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में? हम इसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। 12,500। आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 लिखकर उसे ब्रैकेट में लेकर आप यहां पर जो है वर्किंग नोट 1 अपना दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे? पहले आप लिखोगे स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 10% इन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 50,000, वो 10% ऑफ 5 लाख इज इक्वल्स टू 50,000। फिर उसके बाद माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। फिर आप लिख दोगे एक्रूड इंटरेस्ट इज इतना। खत्म। वहां पर आपने वो लिख दिया, वो कैलकुलेशन भी हो गई। क्या बच्चों इसका केवल एक ही यही कैलकुलेशन होगा? नहीं, मैंने आपको याद करो बताया था कि अगर कोई भी फंड है उससे रिलेटेड कोई भी इनकम हो, चाहे हमने उसे कहीं लगाया हो वहां से इनकम आए, जाहिर सी बात है कहीं लगाएंगे तभी इनकम आएगी। मेरी जेब में पैसे रखे हुए बढ़ जाएंगे अपने आप? नहीं ना, मुझे कहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपनी जेब में के लगे हुए पैसों को कहीं लगा रहा हूं और वहां से इनकम आ रही है तो वो हुए तो मेरी जेब के पैसे, लेके तो अपनी जेब में डालूंगा, जेब में डालूंगा ना अपनी। मान लीजिए अगर मैंने कहीं पर भी अपनी जेब के पैसे लगाए, वहां से इनकम हो रही है तो लाके तो जेब में डालूंगा। तो वही है कि यहां तो चलो जो बाद में मिलेगा मिलेगा, हमारी असेट है ही, यहां पर भी हमारा कितना बढ़ जाएगा? 12,500। बच्चों आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, दोबारा क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। आगे बढ़ते हैं, डोनेशंस की बात करते हैं। डोनेशन मिल रहे हैं भैया, देख लो कितना पुण्य का काम कर रहे हैं लोग। तुम लोग घर पे बैठे हो, तुम भी थोड़ा डोनेट कर लो बच्चों। कितना बता रहा है? 1,20,000। ठीक, अच्छा इसको भी प्लस ही कर लेते हैं हाथ के हाथ, वरना इसे भूल जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी तो हमारी इनकम ही है। कितना है? 37,500। ठीक हो गया, वो भी तो हमारी इनकम है बच्चों। जो भी इनकम है वो तो आएगी ना। आगे बढ़ते हैं। अब स्पोर्ट्स फंड अवॉर्डेड, चलिए इसको पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम मेरे को सब खर्चे ही खर्चे दिख रहे हैं। बच्चों ऐड करो फटाफट। 5,06,70,000 रुपए। मेरा तो यही आ रहा है बच्चों, आपका कुछ और आए तो बताना। ठीक हो गया। अब इसके बाद स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, क्या होता है अवॉर्डेड? मतलब अवॉर्ड देना। तो स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड कितना है? 1,00,000 रुपल्ली। साथ साथ बोला करो, आदत खराब है तुम लोगों की। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट कितना है? 15,000। बड़ा कम है भैया, चलो ठीक है। माइनस करा तो कितना आ रहा है बच्चों? 6,70,000। और उसके बाद सब माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 6,70,000 में से गया 1,00,000, 5,70,000, 5,70,000 में से गया कितना आ रहा है? 5,55,000। ठीक है ना? देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो 5,55,000 ये आ गया। तो सर आप इसे बैलेंस नहीं करोगे? बच्चों बैलेंस करने को नहीं कहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि केवल आप दिखा दो, इनकी एंट्रीज पोस्ट करके दिखा दो कि ये आता कहां है। कर दिया हमने, तो इतना ही एडजस्टमेंट होना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए, अगले कंसेप्ट पर बढ़ते हैं फिर। 11th पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो बच्चों अब गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? आप ग्रांट समझते होंगे, मदद, गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्प। तो गवर्नमेंट एनजीओ की क्या हेल्प करती है बच्चों? गवर्नमेंट एनजीओ की हेल्प दो तरीके से करती है, आइदर इन अ फॉर्म ऑफ कैश और इन अ फॉर्म ऑफ असेट। कि लो जमीन दे दी, यहां पर तुम अपना बना लो बिल्डिंग और अपनी सोसाइटी बनाओ, ये करो वो करो, या कैश दे दिया सीधे, ये लो तुम इससे ये काम करो। लेकिन कैश देते समय एक शर्त रहती है गवर्नमेंट की। वो शर्त ये रहती है कि गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि आप इस कैश को पर्टिकुलरली यही इस्तेमाल करोगे। ये नहीं कि आपने कैश ले लिया और लो मजे कर रहे हो, पार्टियां चल रही हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने जहां के लिए बोला आपको इस्तेमाल वहीं करना पड़ेगा। क्रॉस चेक होता है प्रॉपरली। देखते हैं जो मैं बोल रहा हूं वैसा है या नहीं है।
These grants are received by the government. Are received by the government हो गया. सॉरी पकड़े हैं दोनों कान यार. ठीक है, तो these grants are received from the government. गवर्नमेंट से मिलते हैं either in a form of either in a form of property or in a form of cash. अगर ग्रांट्स कैश की फॉर्म में मिलते हैं उस केस में गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि हमें उसको कहां पर इन्वेस्ट, वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कैश. साफ साफ बताती है. क्लियर हो गया. आता कहां है ये, बात कर लें. आता कहां है? तो बच्चों ये आता है आपका लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. लिखा हुआ कहां मिलेगा ये आपको रिसीप्ट साइड लिखा हुआ मिलेगा. रिसीप्ट साइड लिखा हुआ मिलेगा और आएगा ये लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के. ये आपको एकदम क्लियर हो गया. अच्छा, शायद पता नहीं, मतलब मैंने इससे पहले वाले में भी हालांकि आपको पूरी एडजस्टमेंट करके ही दिखा दी थी फंड एंड रिजर्व की, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूं कि फंड एंड रिजर्व भी आपको कहां लिखा हुआ मिलेगा, जो क्वेश्चन में रिसीप्ट साइड ही है ना, और फिर आपको यहां पर क्या लिखना है, लाइबिलिटी साइड ही बैलेंस शीट में. ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर ही होगा. वैसे मैंने पूरा समझा दिया था. आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं फिक्स्ड एसेट फंड की. तो ये फिक्स्ड एसेट फंड क्यों बनाया जाता है? फिक्स्ड एसेट की जगह इसका नाम लिखा हुआ मिलता है जनरली बिल्डिंग फंड, मशीनरी फंड, या ऐसा कोई भी फिक्स्ड एसेट वाला फंड है ना. फिक्स्ड एसेट का नाम हमेशा लिखा हुआ मिलेगा आपको. तो ये क्यों बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है कि ताकि फ्यूचर में हम इसे वहां पर इन्वेस्ट कर सकें जहां के लिए ये फंड बनाया गया है. मान लो बिल्डिंग का फंड बनाया है तो बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सके, मशीनरी का फंड बनाया है तो मशीनरी में इन्वेस्ट कर सके. पॉइंट क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. तो एक क्वेश्चन के रूप में मैं आपको इसे समझाना चाहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मुझे आपको एक चीज ऐसी समझानी है जिसमें अक्सर बच्चा गलती कर ही देता है एनपीओ वाले चैप्टर में. यहां नहीं होने दूंगा, बड़ी ध्यान से समझना. जगह कम पड़ रही है तो इसे बढ़ा ले, बताओ. वैसे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बढ़ा लेंगे, कोई परेशानी नहीं है. समझते हैं पहले कैपिटल फंड. तो पहले यहां पर हमें कैपिटल फंड दिया है. पहले तो आपको ये चीज बता दूं, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, ये वाली हो गई या ये वाली हो गई, ये सब इंफॉर्मेशन एक ही तारीख में दी है. वो आपको बता दूं 1 अप्रैल 2018. ठीक है, तो जिसमें मैंने ब्रैकेट लगाए ये सब एक ही तारीख की इंफॉर्मेशन है, 1 अप्रैल 2018 की. तो बच्चों कैपिटल फंड पहले हमें दिया 10,80,000. मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बताओ जरा कैपिटल फंड का क्या करते हैं. मैं एक काम करता हूं, शॉर्टकट मारता हूं और बड़ा बड़ा लिखता हूं, है ना, ताकि आपको दिख जाए. कैपिटल फंड कितना है? 10,80,000 रुपए. अगला है बिल्डिंग फंड. यहां लिख दूं? बिल्डिंग तो यहां आती है नहीं, कहां आएगा? वेरी गुड. तो कितना आएगा? बिल्डिंग फंड कितना है? 4,80,000 रुपए. अब डोनेशन रिसीव हुआ हमें बिल्डिंग से, तो डोनेशन भी लिख दे रहे. डोनेशन फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना है? 6 लाख रुपए. ठीक है बच्चों, बोला 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट. तो 10% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कहां आएगा? बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट 4,80,000 रुपए. यही बोल रहा है बच्चों. इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट कहां आती है? उधर ही तो आती है, असेट्स में. लिख दिया, कोई परेशानी नहीं है हमें. बोला इंटरेस्ट रिसीव हुआ बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में कितना? 48,000. अब अगर इंटरेस्ट हमको बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट में 48,000 रिसीव हुआ है, तो जरा देखते हैं कि यहां कितना निकलता है. ये 10% था ना, 10% लिखना भूल गए. तो 10% कितना होता है? 48. तो 48,000 ही है, और 48,000 ही यहां कह रहा है. कोई परेशानी नहीं, सीधे ऐड कर देंगे. यहां एक्यूड में तो 0 आया तो लिखेंगे ही नहीं उसे. इंटरेस्ट ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना? 48,000. बोला एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में खर्चा करा गया कितने का? 3,60,000 रुपए का. द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस. अभी कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस में है, तो मतलब इतना खर्चा तो करा जा चुका है ना, भले ही प्रोग्रेस में हो. जितना हो गया है क्या वो हमारी असेट नहीं है? आपका घर बनता है, 50 लाख रुपए लग गए, अभी 1 करोड़ और लगना है, तो क्या वो 50 लाख का घर नहीं हुआ?
50 लाख तो हमारा ठंडा हो चुका है ना, तो वो हमारा घर ही है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर हमारा कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग पे हुआ है 3,60,000, तो 3,60,000 की बिल्डिंग तो हमारी क्रिएट हो ही गई है ना। ये खर्चा कहां से हुआ है? बिल्डिंग फंड से। बिल्डिंग फंड बनाया क्यों था? इसीलिए तो बनाया था सर, इसीलिए बनाया था, तो माइनस कर देंगे। चलिए पहले ऐड कर लेते हैं। 10,80,000 और ये हो गया आपका 11,28,000। 11,28,000 में से ये वाला चले गया, कितना है ये एक्सपेंडिचर? 3,60,000। बच्चों माइनस करो जरा फटाफट। तो गया 9 के बाद 20 और चले गया। चलो ये आपका आ गया 8,32,000 और माइनस कर लिया तो चलो ये बच गया 68,000। ठीक है, तो कितना बच गया? 8,68,000 रुपए। ठीक, तो ये 8,68,000 रुपए हमारे पास बिल्डिंग फंड में रह गया। बच्चों पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है, यहीं पर होती है बच्चों से गलतियां। बच्चे एक बात बताओ, यहां से तो ये पैसा चले गया, हमारी एनपीओ में एक नई असेट का आगमन हुआ या नहीं हुआ? हमारे परिवार में एक नया इंसान जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा, बिल्कुल जुड़ा सर। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग ही लिख देते हैं। बिल्डिंग कितने का हुआ? 3,60,000 की बिल्डिंग। ठीक, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो वर्क इन प्रोग्रेस भी लिख दो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ बच्चों, 3,60,000 रुपए की जो बिल्डिंग बड़ी है हमारे में, क्या इसने हमारी कैपिटल को बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है? सोचो। हमारे घर में एक नया इंसान आया है, हमारे घर में एक नया मेंबर आया है, तो उसने पूरे परिवार में एक नया मेंबर बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया है? पूरा परिवार हमारा कौन सा है? कैपिटल फंड का। तो यहां पर क्या बढ़ जाएगी? बिल्डिंग। बस बच्चे यही काम नहीं करते हैं। जो ज्यादा थोड़े बहुत होशियार होते हैं वो यहां लिख देते हैं, और जो ज्यादा होशियार होते हैं वो छोड़ ही देते हैं शायद। तो ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बच्चे अवेयर भी रहते हैं, लिख भी देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यही एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने आपको पूरा इलस्ट्रेशन कराया। कितना हो गया ये? 60 करा 11,40, 12, 13, 14, 40। ये यार बच्चों देख लो भैया, कैलकुलेशन ना आती मेरे को, बहुत कमजोर है मेरी कैलकुलेशन। पर ये ध्यान रखना, नाम क्या है? गोयल लिखा है, बनिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 11,40,000, 14,40,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब इसको तो ऐड करके करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? क्वेश्चन की डिमांड इतनी थी कि ये बता दो भैया कि तुम्हें आता है कि ये एंट्री कहां आएंगी, तो इस तरीके से यहां आएंगी। बच्चों एक बहुत ही आपके लिए जोरदार चीज दिखाने जा रहा हूं, ये देखो क्या लिखा है। आपने सीबीएसई 2019 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन निपटा दिया है। हालांकि आपको जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि यहां तक तो पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्लियर हो गया? जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए इसे। बच्चों कुछ देख रहे हो? इन्हीं लम्हों का मुझे कब से इंतजार था। क्या वो ऐसा ही लग रहा है? चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या वो रावण जैसा हंस रहा हूं? कोई बात नहीं। चलिए तो बच्चों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। बहुत सताया मैंने आपको और इस टॉपिक ने भी, लेकिन लास्ट में बताने का रीजन क्या था आपको भी समझ में आ जाएगा। डिटेलिंग में बात करेंगे इसमें और आप समझेंगे भी ज्यादा। बच्चों एक बात तो हमें शुरू से क्लियर हो ही रही है, निखिल सर के मेरे कहने से आपको हो ही रही होगी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है कहीं ना कहीं, मतलब सब्सक्रिप्शन जो है आपका कहीं ना कहीं एक तरीके की इनकम है। क्यों? क्योंकि ये एनुअली पे करना पड़ता है, हर बार हर बंदा पे करता है, तो एक तरीके की इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया तो लॉन्ग टर्म हमें इसका बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये तो श्योर हो गया कि भैया ये एक टाइप की इनकम है ना। ये एक ऐसी इनकम है जो रेगुलर बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होती है, क्योंकि हर एक मेंबर को इसे पे करना पड़ता है और वो भी सालाना। ये तो हो गई एक बात। तो ये एक तरीके की रिवेन्यू रिसीप्ट है। अब रिवेन्यू रिसीप्ट है तो जाहिर सी बात है ये कहां पर आएगी? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बस आपको एक आध बात इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, वो ये कि चाहे ये कैश में हो या चाहे ये कैश में ना हो, दोनों ही केसेस में आप इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे?
क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर ये आप क्या बता रहे हो, ये तो हमें पता है, क्योंकि हम लोग P&L अकाउंट में भी वही करते थे, जो चीज हमें मिलती थी हम वो भी इंक्लूड करते थे, जो चीज हमें कैश में नहीं मिलती थी वो भी इंक्लूड करते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। तो पता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें भी ऐसी होता है बच्चों, अभी मिलेगा तब भी इंक्लूड होगा, बाद में मिलेगा तब भी इंक्लूड होगा, बस होना कब का चाहिए, करंट ईयर का। अगर मान लीजिए जैसे आउटस्टैंडिंग की बात करूं, आउटस्टैंडिंग क्या होता है चलो यहीं पर समझाऊंगा मैं। मतलब किसी भी चीज की बात करूं, फ्यूचर में मिल रहा है, अभी से रिलेटेड है, आएगा, पास्ट में मिल रहा है, इस साल से रिलेटेड है, आएगा, अगले साल से रिलेटेड है, माइनस होगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं समझाता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूं बच्चे, 100% अटेंडेंस है इसकी बोर्ड के पेपर में या कोई सा भी पेपर हो, आपका क्लास टेस्ट भी होगा ना, और उसमें अगर ये चैप्टर आ रहा है तो ये जरूर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन सोर्स है इनकम का एनपीओ के लिए। हर मेंबर पे करता है हर साल एनुअल सब्सक्रिप्शन, एनुअल मेंबरशिप फी के फॉर्म में, इसलिए इसको ट्रीट करा जाता है रेवेन्यू रिसीप्ट और क्रेडिट करा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा घिचपिच करता हूं तो प्लीज मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट्स में, वरना अदरवाइज काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, आप भी जाइए फॉलो कीजिए, वहां पर मुझसे बात कीजिए 1-to-1 और मुझे बताइए जो भी प्रॉब्लम है। इतना वादा है, ये मैंने पहली वीडियो में वादा करा था कि जो भी आप बताएंगे वो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सब आप जो भी देख रहे हैं ये सब मैं बच्चों की डिमांड पे कर रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ये चार्ट्स बहुत प्यारे प्यारे बनाते हैं, इससे हमें लर्न करने में आसानी होती है। तो मैं हर चीज आप देख रहे होंगे चार्ट्स की फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखते हैं। तो बच्चों बात करते हैं करंट ईयर सब्सक्रिप्शन की। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप कल का मतलब पिछले साल का बना रहे हो, अगले साल का या इस साल का? इस साल का। तो ये भी कौन सा रिकॉर्ड होगा, इसी साल का। तो मैं जो भी बातें यहां कहूंगा उसमें आप इसको जरूर ध्यान रखना, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, मतलब ये आप दिमाग में रखना ही रखना, उसके बाद सोचना जो भी सोचना हो। देखते हैं, और जो भी मैं ये ट्रीटमेंट बताने वाला हूं ये सेम ट्रीटमेंट एनपीओ के केस में आपका, या कहीं भी पीओ का भी केस हो, कैसे भी केस में आपका एक्सपेंसेस के लिए भी होगा। तो मैंने लिखा है सेम ट्रीटमेंट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक रेंट पेड, मतलब रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारा वही ट्रीटमेंट होगा जो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव के समय में हो रहा है। तो आप ये समझ लीजिएगा, मैं इसके लिए बता रहा हूं, लेकिन ये है उसके लिए भी, तो उसके लिए नहीं बताऊंगा, सीधे उसका एक इलस्ट्रेशन करा, ये क्वेश्चन करा दूंगा आपको एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है क्रेडिट साइड में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। तो बच्चों दो टाइप के होते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब आने वाले समय में मिलेगा, एडवांस मतलब पिछले साल मिल चुका है। पॉइंट क्लियर है? या तो आने वाले समय में मिलेगा या मिल चुका है। अब हो सकता है कि इस साल हमने एडवांस दिया है, अगले साल, इस साल हमें एडवांस मिला है अगले साल का, और हो सकता है पिछले साल हमें एडवांस मिला है इस साल का। हो सकता है इस साल हमने नहीं दिया है, मतलब इस साल का हमें नहीं मिला है तो आउटस्टैंडिंग हो गया। हो सकता है पिछले साल का हमें नहीं मिला है तो इस साल मिल जाएगा, मतलब जो भी है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। चलिए पहले बात करते हैं करंट ईयर सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग की। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर अब क्या हो गया आपको, मतलब एडवांस तो चलिए समझ में आ रहा है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस। उसका अपोजिट तो सर एक्रूड होता है। आपने ये आउटस्टैंडिंग काय को लिख दिया, गलत कर रहे हो सर आप। ये सुन लो बच्चों, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका अपना ही स्वैग है। ये कहता है मैं कैपिटल नहीं लूंगा, कैपिटल फंड लूंगा, क्या कर लोगे बताओ। ये कहता है कि भैया मैं एक्रूड नहीं लूंगा, मैं आउटस्टैंडिंग बोलूंगा, क्या कर लोगे बताओ। कुछ नहीं कर लेंगे भाई, जैसा तू कहेगा वैसा कर लेंगे, और क्या, हमें तो नंबर चाहिए, 10 नंबर चाहिए हमें तो। ये कहता है कि डेफिसिट लूंगा, लॉस नहीं लूंगा, बताओ क्या कर लोगे। कहता है प्रॉफिट लूंगा, सरप्लस नहीं लूंगा, बताओ क्या कर लोगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो इससे बहस नहीं करने में कोई नहीं जीत सकता, बहस करने में कोई नहीं जीत सकता। तो देखते हैं कैसे होगा। आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का, समझते हैं। साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग है, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ये तो क्लियर हो ही गया आपको, पढ़ते ही क्लियर हो गया होगा कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अच्छा एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर हमें नहीं मिला, इस साल हमको मिल गया। अरे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का हमको मिला है ना। बिगिनिंग मतलब क्या होता है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल मतलब पिछले साल का, पिछले साल का इस साल मिला है, लेंगे इस साल। क्या इस साल की इनकम से रिलेटेड है, क्या इस साल का सब्सक्रिप्शन है वो? नहीं, पिछले साल का था, इस साल मिला है। तो पॉइंट क्या है, अगर पिछले साल का इस साल मिला है तो इस साल की इनकम में ऐड नहीं होगा, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो देखिए मैंने लिखा है डिडक्ट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चों आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, कंसेप्चुअली अगर आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपके सब समझ में आ जाएगा, सुनते रहो बस ध्यान से। तो अगर
पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, कैसे पता चला? लिखा होगा आपको, क्वेश्चन कैसे दिया होगा एक बार बता देता हूं। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10,000 नहीं, आपको दिया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग इज ₹5,000, है ना? तो मतलब समझ रहे ना आप? हाँ, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको बिगिनिंग का दिया होगा 5,000, तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्योंकि अभी बिगिनिंग का है तो पिछले साल से रिलेटेड होगा। अब पिछले साल से रिलेटेड है, इस साल का नहीं है, तो माइनस हो जाएगा। बस करो सर, कितनी बार बोलोगे एक बात? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ गए। आगे अब बात करते हैं कि बिगिनिंग का है, बिगिनिंग का है तो आउटस्टैंडिंग ही, आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा? आने वाले समय में मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा तो क्या होगा? असेट साइड का पार्ट बनेगा, असेट साइड का पार्ट बनेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, यहां लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। कहने का मतलब यह है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है मतलब पिछले साल नहीं मिला था, इस साल की शुरुआत वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे, क्योंकि शायद ये इस साल मिलेगा, इस साल भी नहीं मिला तो और आगे भेज देंगे, वो बात की बात है। पर अभी हम 1 अप्रैल पे खड़े हैं तो हम उसके आगे का नहीं सोच सकते कि क्या होने वाला है। 1 अप्रैल को ही इसका फैसला कर दो। 1 अप्रैल को हम क्या करेंगे? इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि आने वाले समय में मिलेगा, है ना? आउटस्टैंडिंग मतलब आने वाले समय में मिलेगा। और डिडक्ट कर देंगे कहां से? सब्सक्रिप्शन में से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे उसमें से। क्यों? क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है, इस साल हमें मिलेगा ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम कब बनाते हैं? 31 मार्च को। तो 31 मार्च को अगर हमने बनाया और 31 मार्च को हमें, 31 मार्च से पहले हमें ये मिला है, तो जाहिर सी बात है इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है तो इस साल की इनकम में भी नहीं आएगा, माइनस कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एंड का है, इस साल हमको नहीं मिला, एंड का है अगले साल मिलेगा, मानते हैं अगले साल मिलेगा। बच्चों भी मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे सब्सक्रिप्शन कैश में मिले या नॉन कैश, मतलब आने वाले समय में, हम उसको इंक्लूड इसी साल करेंगे, एज पर एक्रूअल कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा एक बार, याद है? हाँ, तो उसी के हिसाब से तो ऐड कर देंगे इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? आने वाले समय में मिलेगा, असेट है, असेट है तो अब बताओ प्रीवियस ईयर वाली में आना चाहिए, करंट ईयर वाली में? बिल्कुल सही, करंट ईयर वाली में। क्यों? क्योंकि एंड का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लिखा हुआ है सब, असेट साइड ऑफ करंट ईयर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं उसको, और इसको ओपनिंग बैलेंस शीट या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एडवांस की बात करते हैं। तो एडवांस में आप देखेंगे वही है, फिर से बिगिनिंग है, एंड है। पहले बिगिनिंग की बात करते हैं। अब बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब पिछले साल, पिछले साल हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, इसी साल का मिला होगा, इसी साल से रिलेटेड है, पिछले साल मिला तो क्या हो गया? हम उसको ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड कर दिया, एडेड इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक, अब बात करते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में एंट्री कैसे होगी। तो बच्चों मैं चाह रहा हूं कि बैलेंस शीट में एंट्री बताने से पहले इसकी मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुना दूं, फटाफट सुन लो ताकि आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए, वरना आप कहोगे पता नहीं गुरुजी क्या पढ़ा देते हैं। समझो, कभी समोसे वाले के पास गए हो? मान लीजिए आप कभी किसी दिन समोसे वाले के पास गए, या मैं अपने एग्जांपल एक बार का किस्सा बता देता हूं। मैं एक दिन अपने यहाँ, हमारे यहाँ राजू समोसे वाला फेमस है, नाम है उसका राजू समोसे वाला। तो वहां एक दिन मैं गया तो मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, मेरी मम्मी ने कहा था समोसे लिया। मैं गया समोसे लेने, मैंने उन्हें राजू भाई को 100 रुपए दिए। मैंने कहा जरा यार समोसे दे दो। तो जिस टाइम पे मैं समोसे लेने गया था, बहुत पुरानी बात हो गई, 4 रुपए का एक समोसा मिलता था। तो 25 समोसे उन्होंने पैक करने के लिए बोला कि निखिल भाई थोड़ी देर रुको, आप इंतजार कर लो, मैं कर रहा हूं तैयार। तो वो है जो है तलने के लिए उसने डाल दिए, कोई बात नहीं। करीब 15 मिनट उसने मुझसे मांगे। तो 5 मिनट के बाद क्या हुआ, मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया, बोले निखिल भाई अभी आज बहुत ज्यादा जरूरत है तेरी, मेरे घर पे आ तुरंत, किसी की तबीयत खराब हो गई है। तो मैं कार में था, मैं फटाफट जो है गया उसके घर, उसकी मदद की, फिर मैं वहीं फंस गया, उसके भाई की तबीयत खराब हो गई थी। तो पॉइंट क्या है कि अब जैसा भी हुआ, चलिए वो सब जो भी निपटा, फिर मैं भूल गया कि मैं जो है समोसे लेने गया था। 100 रुपए मैंने उन्हें दे रखे थे। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं अगले दिन भी नहीं गया उसके यहाँ, उसके अगले दिन भी नहीं गया, वो 100 रुपए उसके हो गए? नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो एक मेरा प्रीपेड एक्सपेंस है। कैसे है प्रीपेड एक्सपेंस? क्योंकि मैंने पहले ही पे कर दिया। पर क्या वो उसके हो गए? मुझे बता दो। या आने वाले समय में मैं उससे, चलो पैसे भले ही ना भी लूं, लेकिन समोसों का फायदा उठा सकता हूं। तो आने वाले समय में किसी भी खर्चे से या किसी भी चीज से अगर हम फायदा उठा सकते हैं
तो उसे असेट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बच्चों जल्दी, असेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन बच्चों ये सोचो, उसके परसेप्शन से वो क्या हो गया, उसे वो 100 रुपए एडवांस में मिले हैं ना, तो आने वाले समय में उसे उन 100 रुपए के समोसे मुझे देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? तो जब तक मैं उससे वो 25 समोसे लेने नहीं जाता हूं, चाहे 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, 100 दिन हो जाए, क्या 100 दिन के बाद भी वो 100 रुपए उसके हो जाएंगे? नहीं, वो 100 रुपए उसके नहीं होंगे। वो 100 रुपए भले ही उसके हो, लेकिन उसका जो सामान मैं उससे लूंगा वो उसे देना ही पड़ेगा। तो जब तक मैं उससे लेने नहीं जाता हूं, तो वो एडवांस में जो उसको पैसा मिला है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या उसकी है या उसके लिए लाइबिलिटी है? एग्जैक्टली, आप समझ गए, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो क्या होगा? अगर वो लाइबिलिटी है उसके लिए तो क्या होगा? जब तक मेरे को वो नहीं देगा समोसे, तब तक वो उसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेगा। अब समझ लो, इधर ऐसे मक्खन की तरह समझ में आएगा। नहीं आए तो फिर बता देना कमेंट्स में, फिर समझा दूंगा। वैसे मैं 11th की क्लास पढ़ाना चालू करने वाला हूं बहुत जल्दी, तो जैसे ही मैं 11th की क्लास पढ़ाना चालू करूंगा, ये बेसिक्स कंसेप्ट तो आप ऐसे उंगली चुटकियों में करोगे, ठीक है? पर अभी नहीं हो पाएगा, फिलहाल अभी मैं 12th पे फोकस कर रहा हूं। देखते हैं, बात करते हैं बच्चों। तो लाइफ इसमें क्या है कि इसको कैसे अब आप ट्रीट करोगे? बिगिनिंग का एडवांस है, ठीक? मुझे पिछले साल एडवांस में पैसे मिल गए, समोसे पे करूंगा नहीं करूंगा? तो अभी क्या है वो मेरी, अगले साल समोसे पे करूंगा, मेरी अभी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी साइड में आ गया। कहां आएगा? प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? अब समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है बदमाशों। देखते हैं, अब बात करते हैं एंड की। एंड में भी वही चीज है, क्या कि हमने एंड में एडवांस में हमें वो मिल गया सब्सक्रिप्शन। इस साल का मिला होगा, अगले साल का, अगले साल का। बच्चों थोड़ा सा ना, मैं एक्चुअली क्या है कि मुंह से मेरे बार बार दिया निकल जा रहा है, वो लिया है। वो वैसे दिया हो या लिया हो फर्क नहीं पड़ता है, बस ये सब्सक्रिप्शन है इसीलिए लिया है, एक्सपेंस होता तो दिया है। और दोनों ही केसेस में एंट्रीज सब यही होंगी, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? बस हाँ ये है कि इसकी ये बैलेंस शीट वाली चेंज हो जाएगी, है ना? बाकी सब कुछ हो रहेगा। मतलब ये जो ट्रीटमेंट है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए सेम है, ये बता दूं बस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेम ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बता दूं, ये ट्रीटमेंट जो सेम होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए होगा। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है? बैलेंस शीट वालों के लिए छोड़ो, वो बाद में बात करेंगे उसका जब टाइम आएगा। इसकी बात करते हैं। तो एंड का है तो अब डिडक्ट कर देंगे इसे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट से। क्यों कर देंगे? क्योंकि इस साल से रिलेटेड नहीं है, अगले साल से रिलेटेड हमें एडवांस में मिला है। तो अगले साल से मिला है तो इस साल नहीं लेंगे, क्योंकि इस साल की इनकम का पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इस साल का होना चाहिए, चाहे कैश में हो चाहे नॉन कैश में हो। अब वही बात आ गई, समोसे के पैसे हमें एडवांस में मिल गए, समोसे देने पड़ेंगे किस साल? आज करंट ईयर में खड़े हैं तो अगले साल देने पड़ेंगे। तो इस साल हमारी लाइबिलिटी होगी। देखो लाइबिलिटी में आ गया। बच्चों आशा करता हूं, मुझे लगता है कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं। अब आखिरी बात सुन लो बच्चों, मैं यहां पर क्लास को खत्म करने जा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर तरीके से। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको कुछ बारीकियां और बताऊंगा जहां पर बच्चे फंसते हैं। और उन बारीकियों के बाद हमारा एक पॉइंट और रह गया, कंज्यूमेबल गुड्स। तो उसको भी हम खत्म करने के बाद फिर धड़ाधड़ इस पे क्वेश्चंस करेंगे और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आप मेरे को जरूर बताएं। टेंशन मत लो, लिखने का मौका दूंगा। और दूसरी बात, आप लोग में से कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कमेंट्स करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है मुझे, लेकिन डाउट्स के लिए या टेलीग्राम के लिंक में जाकर ग्रुप का पार्ट नहीं बनते हैं। तो उसका भी पार्ट बनिए, वहां पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे। कोई भी बच्चे आपके साथ कैसे हैं जो अकाउंट्स के लिए परेशान हो रहे हैं, उनको ये वीडियोस जरूर भेजिए। और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।